अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि यूरोपीय अक़वाम ने हिंदुस्तान में किस तरह से आमद की थी, क्योंकि यहाँ पर जो गरम मसाले थे उनकी बहुत सारी डिमांड यूरोपियन कंट्रीज़ में थी। तो खुस्तून दुनिया पर 1453 1457 में जैसे ही कब्ज़ा हुआ तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ हिंदुस्तान को आने के लिए अलग अलग तरीक़े ढूंढ रहे थे। तो तभी पोर्चुगल जो यूरोपियन कंट्री है उसने ये पहल की कि किसी भी तरह हो हिंदुस्तान को हम ढूंढ कर रहेंगे। इसने पहल करते हुए वहाँ का एक मल्लाह था वास्को डी गामा, उसने हिंदुस्तान का समुद्री रास्ता दरियाफ्त किया और इस तरह से यूरोपीय अक़वाम का हिंदुस्तान में दाखिला हो गया। उसको देखते हुए पोर्चुगीज़ आ गए, उसको देखते हुए डच जो यूरोपियन कंट्री है वो भी आने लगा, जो कि हॉलैंड कहा जाता है। अब उसका नाम नीदरलैंड है। डच ही का नाम हॉलैंड है, डच ही का नाम नीदरलैंड भी है। ये बात याद रखिए, डच कोई और कंट्री नहीं, एक ही कंट्री के 3 नामों से अलग अलग तरीक़ों से पुकारा जाता है। डच ही हॉलैंड है, हॉलैंड ही नीदरलैंड है। उसके बाद आए फ्रेंच, उसके बाद आए हमारे हम पर जो 200 साल हुकूमत कर रहे सबसे बड़े हमारे दुश्मन थे, वो थे अंग्रेज़, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 ईस्वी में वो कायम हुई। 1600 ईस्वी में जब कायम हुई उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान में उनका दाखिला हुआ। तो शुरू में ये तिजारत करने का नाटक करते रहे। जैसे जैसे उनकी तिजारत में तरक्की हुई, मुनाफा कमाने लगे, प्रॉफिट कमाने लगे, तो इन लोगों को और ज़्यादा लालच होने लगी और हिंदुस्तानियों की अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, इन ही लोगों में इतना कंपटीशन बढ़ गया कि इसके लिए ये फ्रेंच और अंग्रेज़ों में 3 लड़ाइयाँ हुई। एंग्लो फ्रेंच वार कहा जाता है जिसे। इन तीनों लड़ाइयों में अंग्रेज़ एक ताकतवर कौम बनकर उभरी। डुप्लेक्स जो था वापस बुला लिया गया, बुस्सी था, उनके जो भी फ्रेंच थे वो वापस चले गए इन तीनों वार के बाद। इसके बाद अंग्रेज़ों ने मैसूर, मराठास, पंजाब के सिखों को प्लासी की जंग में और बक्सर की जंग में, इन तमाम जंगों में हिंदुस्तान को हराया। मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच में 4 जंगें हुई, ये बात आप याद रखिएगा। 4 मराठास, एंग्लो मराठास वार कहते हैं, वो हुए थे 3, 4, 3 इस तरतीब में याद रख लीजिएगा। 4 जो मैसूर के हुए, टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों मिलाकर 4 जंगें हुई। एंग्लो मैसूर वार 4 हुए थे, एंग्लो मराठा वार 3 हुए थे। याद रखना ये ऐसे ही 4, 3, 2 हुए थे पंजाब के ऊपर, 2 हुए थे, 2 वार, दोनों वार में ही पंजाब को हरा दिया गया था। उसके बाद उससे पहले ही प्लासी की जंग हुई जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। उससे कई साल बाद 5 साल 7 साल प्लासी की जंग हुई 1757 में। उसके 7 साल 1764 में बक्सर की जंग हुई, वो भी बंगाल में है। वो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सकेट, इन तीनों की कंबाइंड फोर्स को अंग्रेज़ों ने हराया। इस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान पर अपना कब्ज़ा जमाया और इसी के साथ अंग्रेज़ों ने ड्यूअल गवर्नमेंट शुरू की। ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब है अंग्रेज़ सिर्फ टैक्स वसूल करते थे, दीवानी राइट्स कहती है। दीवानी राइट्स का मतलब ज़मीन का लैंड टैक्स है, जो पैसे सब आते थे वो कौन हासिल कर लेती, अंग्रेज़ा हासिल करती। और जो दूसरे मामलात होती, कोर्ट्स होता है, वो सब करता है वो नवाब करता है। नवाब या निज़ाम उन्हों कर लेती, जो मेन पैसे का सोर्स होता है वो सभी अंग्रेज़ा हासिल कर लेती। इस तरीके से इन जंगों को याद रखना, 4, 3, 2, 1, 1 ये तरतीब में अगर याद रख लेंगे आप तो आपको बेहतरीन तरीके से अपने जहन में महफूज हो जाएगा। और हमेशा याद रखेंगे कि टीपू सुल्तान के साथ कितनी जंगें हुई, मराठास के साथ कितने हुए और सिखों के साथ कितने हुए, प्लासी की जंग का क्या हुआ और बक्सर की जंग का क्या हुआ। धीरे धीरे इतनी जंगें जीतने के बाद ये सब एक मजबूत
कंट्री बनकर उभरा था इंग्लैंड, ब्रिटिश भी होने, इंग्लैंड भी होने। तो इसके बाद तो जो पहली फ्रेंच वार हुई वो तफसील से मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले अंग्रेज फ्रेंच के एक जहाज को कब्जा कर लेते। और से सुनना, अंग्रेज क्या करती, फ्रेंच का एक जहाज को कब्जा कर लेती। फ्रेंच का जो गवर्नर होता है उसका नाम डुप्लेक्स, डुप्ले बोलती है, डुप्लेक्स भी बोलती है, डुप्लेक्स। तो डुप्ले क्या करता है, मॉरिशस से में भी फ्रेंचेस थी। मॉरिशस के कमांडर को एक पैगाम भेजता है। मॉरिशस का कमांडर क्या करता है, वो आको मद्रास को कब्जा कर लेता है। तब उसका मद्रास था, आज उसका नाम चेन्नई। मद्रास को कब्जा कर लेता है मॉरिशस का कमांडर, याद रखिए, मॉरिशस का कमांडर। तो उसके बाद जैसे ही कब्जा होता है, अंग्रेज दौड़ते हैं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास। अंग्रेज कहाँ गए, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास चले गए कि आप हमारी मदद करो। फ्रेंच ने मॉरिशस में मौजूद फौजियों की मदद से हमारा मद्रास हासिल कर लिया है। तो अनवरुद्दीन एक ऑर्डर जारी करता है कि डुप्ले आपको फौरन क्या करना है, मद्रास को अंग्रेजों के हवाले कर देना है। तो डुप्लेक्स नहीं मानता। इन्होंने मेरे जहाज़ को, जंग की जो शुरुआत की थी वो अंग्रेज थे, इन्होंने मेरे जहाज़ को तबाह किया, अब मैं इनके मद्रास पर कब्जा कर चुका हूँ। तो अनवरुद्दीन जो कर्नाटक का नवाब था वो गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आकर 10,000 फौजियों को लेकर जंग के लिए निकल पड़ता है। तो डुप्लेक्स के पास कम फौज थी, 600 लोगों की फौज थी। तो इस फौज को लेकर, लेकिन बहुत ही काबिल थी, टेक्नोलॉजी से मरबूत थी, हर टेक्नोलॉजी थी, गन्स थे, बारूद था, हर एक चीज़ थी डुप्ले के पास। और सबसे अच्छा, डुप्ले एक बेहतरीन कमांडर था और उसके पास जंग करने की प्लानिंग होती थी। विदाउट प्लान के वो जंग करने नहीं जाता था। तो इसी के साथ क्या होता है, उस जंग में डुप्ले को फतह हो जाती है। 10,000 लोगों को शिकस्त हो जाती है, 10,000 फौजियों को शिकस्त हो जाती है, जिसकी वजह से फॉरेनर्स को, अंग्रेज़ों को, फ्रेंच को सब ये पता चल गया कि हिंदुस्तानी हुक्मरानों की ताकत क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है। इतने लोग होने के बावजूद भी इन पर पता नहीं कर सके। तो इसी के साथ ये जंग ख़त्म होती है और इसमें फतेहयाब होता है डुप्लेक्स। तो अगली क्लास में मैं दूसरी जो एंग्लो फ्रेंच वार है उसके मुताल्लिक़ तफसील से बताऊंगा। मेरी गुजारिश है कि आप ये 1 से 2 मरतबा वीडियो देखें, और से सोचें, समझें कि किस तरह जंग हुई, कैसे अंग्रेज़ों ने कितने जंगें लड़ी। जैसे कि मैं बताया 4, 3, 2, 1 का जो तरतीब बताई उसे याद रखें। मैं चारों जंगें भी, ये जितने भी जंगें हैं इसकी तफसील आपको बताऊंगा। अभी मैंने जो फ्रेंच एंग्लो वार जो हुई थी, पहली हुई थी, उसके मुताल्लिक़ बताया हूँ। इसी के साथ मैं अपनी क्लास करूँगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ बच्चों के अपने हाथों की सफाई करें, सैनिटाइज़र डालें, मास्क डालें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहे। देखते हैं अल्लाह ताला किस तरह से इस वबा से हमें नजात दिलाता है, और दुआ करते रहें कि अल्लाह से कि इस वबा को ख़त्म कर दे, इस सारी दुनिया को वापस सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।